उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले मतगणना के दौरान कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जिसको लेकर सभी पार्टियों में हलचल तेज है। रिपोर्ट। लोकसभा की 3 और 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं, जिसे लेकर अभी मतगणना का दौर जारी है और इस उपचुनाव में सबसे अहम सीटें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर हैं। तो वहीं पंजाब की संगरूर सीट पर भी सबकी नजर बनी हुई है। बात अगर रामपुर लोकसभा सीट की करें तो यहाँ सपा उम्मीदवार मोहम्मद आसिम राजा और बीजेपी के घनश्याम के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं आजमगढ़ से सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ, वहीं बीएसपी प्रत्याशी शाह आलम इलियास गुड्डू जमाली के बीच कांटे की टक्कर है। इसके साथ ही पंजाब की संगरूर सीट पर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर पार्टी के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर सीटें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और आजम खान के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। एक लोकसभा सीट पंजाब के संगरूर की है, जिसे भगवंत मान ने राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ा है। तो उपचुनाव के नतीजों का आज दिन होगा। मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। पहले पोस्टल बैलेट को यहां पर गिना गया, उसके बाद ईवीएम खोली गई है। एक के बाद एक दौर के रुझान सामने आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के 2 दिवसीय दौरे पर निकले हैं। रविवार को म्यूनिख पहुंचे हैं, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 28 जून को पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बवेरिया में म्यूनिख के पास श्लॉस एल्मो में शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे, जहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी आज और कल के कार्यक्रम में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, जो वर्तमान में G7 प्रेसिडेंसी संभाल रही है। शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं को इकट्ठा करता है। दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के समूह G7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G7 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भारत और जर्मनी के बीच मजबूत और घनिष्ठ साझेदारी और उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए है। उनकी यात्रा से दुनिया की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा पुश मिलने की उम्मीद है। वहीं जर्मनी से मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। G7 समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चर्चा विकास को लेकर की जाती है, अर्थव्यवस्थाओं को लेकर की जाती है, कारोबारी रिश्ते इससे बेहतर होंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में संबोधित किया। 90वां एपिसोड था ये इस कार्यक्रम का। इस दौरान पीएम मोदी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 90वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे मन की बात के लिए कई संदेश मिले हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं उस जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूं जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। पीएम मोदी ने इस पर चर्चा करने से पहले कहा कि मैं आज के नौजवानों 24-25 साल के युवाओं से सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि आपके माता पिता आपकी उम्र के थे तो उनसे उनके जीवन का अधिकार छीन लिया गया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश में 1975 के जून महीने में इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था, उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उस दौरान भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की हालत यह थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो पीएम मोदी ने आज मन की बात की। देश की प्रतिभाओं का जिक्र करते करते वो इमरजेंसी का जिक्र करना भी नहीं भूले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और पक्षी से हेलीकॉप्टर टकराया, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। रिपोर्ट देखिए।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चॉपर की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बताया जा रहा है कि पक्षी से हेलीकॉप्टर के टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ स्टेट प्लेन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी पहुंचे थे। इसके अलावा पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को भी देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की थी। वहीं रविवार को वाराणसी से लखनऊ के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उनका हेलीकॉप्टर एक पक्षी से टकरा गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। बताया जा रहा है कि पक्षी से हेलीकॉप्टर के टकराने के बाद किसी हादसे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद योगी आदित्यनाथ वाराणसी के सर्किट हाउस में कुछ देर के लिए ठहरे। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा काफी महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में की जिक्र इस बात को लेकर भी तेज हो गया है कि वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त हैं और होने वाली समीक्षा बैठक में कुछ सख्त निर्देश जारी कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र बलों की भर्ती को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि किसी भी तरह की खामी अगर इस योजना में पाई जाती है तो समाधान होगा। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए। इन दिनों देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना की सरकार सालाना समीक्षा भी करेगी और अगर कोई खामी या चुनौती आती है तो उस पर उचित समाधान भी होगा। और इस योजना को मुख्य हितधारकों से 2 साल तक मंथन के बाद अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने इस योजना को परिवर्तनकारी करार दिया। 14 जून को सरकार ने सेना में भर्ती के लिए इस योजना की घोषणा की, जिसमें 17.5 से 21 साल की आयु वर्ग के युवक 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। इस योजना के तहत 25% युवकों को सेना में 15 साल और काम करने का मौका मिलेगा। इस योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भी देखे गए, क्योंकि योजना के तहत भर्ती 75% युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी नहीं है। ऐसे में रक्षा मंत्री का कहना है कि योजना को लागू करने दीजिए। तो अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल देखने को मिला। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं और इसी बीच भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एक सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे कई मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग कर चुके हैं। 1 मिनट की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही सियासी दांवपेच भी जमकर आजमाए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर चिट्ठी लिखी गई और अब 7 मंत्रियों पर कार्रवाई की तलवार लटकाने की तैयारी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे के मंत्री फिलहाल शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे इन मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। हालांकि अभी चिट्ठी नहीं लिखी गई है। इससे पहले डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सियासत की बिखरीबाजी को सही करने में जुटे हैं। उधर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने अपनी बढ़ती ताकत के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। शिंदे ने शिव सैनिकों को कहा है कि प्रिय शिव सैनिकों, अच्छी तरह से समझें, महाविकास अघाड़ी के खेल को पहचानो। मैं शिवसेना और शिव सैनिकों को महाविकास अघाड़ी के अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये लड़ाई आप शिव सैनिकों के लाभ के लिए समर्पित है। तो महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही कुछ ना कुछ परिवर्तन महाराष्ट्र में देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा ये परिवर्तन आखिर होते किस तरह के हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना की बात कर लेते हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े आए हैं 11,739 नए केस के और एक्टिव मामलों की संख्या 92,579 तक जा पहुंची है। अब ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि ग्राफ एक बार फिर से तेजी पकड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए।
देश में कोरोना महामारी के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,739 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 92,579 हो गई। वहीं 24 घंटों में 25 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल आंकड़े बढ़कर 4,33,89,973 हो गए हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 5,24,999 हो गई है। वहीं शनिवार के मुकाबले कोरोना के मामले आज कम दर्ज हुए हैं। बीते दिन देश में 15,940 मामले दर्ज हुए थे। इस दौरान 20 लोगों की मौत हुई थी। इन आंकड़ों के बाद एक्टिव मामलों की संख्या 91,779 हो गई थी, जिसमें आज फिर बढ़ोतरी हुई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 4,27,72,398 मरीज ठीक हो चुके हैं। अगर वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 197,85,51,580 तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 12,72,739 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। तो कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रखे हैं। बहुत जरूरी है कि कोरोना को लेकर एहतियात अब भी बरती जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार IAS संजय पोपली के बेटे कार्तिक की उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हुई है। ये घटना तब हुई जब उनके घर विजिलेंस से जांच चल रही थी। 1 मिनट की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पंजाब के सीनियर IAS अफसर संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली की सेक्टर 11 स्थित घर में गोली लगने से मौत हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई, पोपली के चंडीगढ़ स्थित घर में विजिलेंस की जांच चल रही थी। परिवार का कहना है कि कार्तिक को गोली मारी गई है। वहीं चंडीगढ़ के SSP कुलदीप चहल ने कहा कि कार्तिक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी। विजिलेंस ने 4 दिन पहले ही संजय पोपली को करप्शन के केस में पकड़ा है। वहीं परिवार का आरोप है कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। विजिलेंस उन पर झूठे बयान देने के लिए दबाव डाल रही थी। परिवार के मुताबिक विजिलेंस की टीम उनके घर पर आई थी। उस दौरान वहां छानबीन की जा रही थी। विजिलेंस कोई रिकवरी करने के लिए आई थी। इसी दौरान कार्तिक और विजिलेंस अफसरों के बीच बहस हुई। कार्तिक की मां ने कहा कि जब मैं ऊपर गई तो विजिलेंस वाले ने उनके बेटे पर पिस्तौल तान रखी थी। इसके बाद उन्हें नीचे भेज दिया गया और नीचे आने के बाद उन्होंने गोली की आवाज सुनी। बाद में पता चला कि ये गोली उनके बेटे को लगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के CM भगवंत मान वाहवाही के लिए छोटे मामले को भी बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अब इस मामले में जांच जारी है। विजिलेंस पर आरोप लगे हैं। आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि उनसे दुश्मनी बरती जा रही है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है। IAS के परिवार की तरफ से गंभीर आरोप विजिलेंस पर और पंजाब सरकार पर जड़े गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलवल के एक परिवार में उस समय मातम पसर गया जब एक परिवार की बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। दूसरी बेटी बुरी तरह से घायल हो गई। रिपोर्ट देखिए। पलवल जिले के गड़ी पट्टी होडल सड़क मार्ग पर शहीद राजवीर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास एक ट्रैक्टर ने 2 छात्राओं को कुचल दिया, जिससे एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों छात्राएं सगी बहनें हैं, जो स्कूटी पर सवार होकर यूपी के गांव कामर की गड़ी से पढ़ाई करने के लिए होडल के महारानी किशोरी कॉलेज में आ रही थी। इतना ही नहीं, इन दोनों बहनों के सिर से पिता का साया भी उठ चुका है और इनका कोई सगा भाई भी नहीं। ये दोनों बहनें कृषि का कार्य करने के साथ साथ अच्छी पढ़ाई भी कर रही थी। मृतक छात्रा BBA की पढ़ाई कर रही थी और घायल दूसरी छात्रा BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये 2 छात्राएं थी, अपने कॉलेज में जा रही थी। जो गाड़ी मोड़ के ऊपर स्कूटी से वहाँ एक्सीडेंट हो गया उनका ट्रैक्टर से, और जिसमें एक लड़की की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसका मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मौके से ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है। तो ये हादसा एक परिवार पर कहर बनकर टूटा है। हादसे में हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रैक्टर चालक ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, उसके बाद मौके से फरार हो गया। मदद कर सकता था इन 2 छात्राओं की, इन्हें अस्पताल पहुंचा सकता था, शायद एक जिंदगी बच भी जाती। फिलहाल पुलिस भागे हुए उस ट्रैक्टर चालक को ढूंढ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सरकार पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में संपन्न हुए प्रदेश के निकाय चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में जीत की बधाई देते हैं। साथ ही वो प्रदेश सरकार की कैबिनेट के मंत्रियों और शहर की नई छोटी सरकार के नवनियुक्त चेयरमैन से भी अपील करते हैं कि वो शहर की तरफ ध्यान दें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान काफी वायदे किए गए थे, अब उन्हें पूरा किया जाए। जो पार्षद थे वो चुनाव हारे हैं,
सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा फाइनल रिजल्ट जो है वेबसाइट पर है। सरकार को जो है भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की सरकार को शहर के लोगों ने पूरी तरह से नकारने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा। प्रदेश के निकाय चुनाव कांग्रेस की ओर से सिंबल पर न लड़ने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस कभी भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी है, क्योंकि ऐसे छोटे चुनावों में भाईचारा खराब होता है। प्रदीप धनखड़, झज्जर, खबरें अभी तक। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया अभी भी आ रही हैं और वहीं वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव खत्म हो गए, लेकिन इसके बाद भी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। बहादुरगढ़ में बीजेपी के नेताओं ने चुनावों को लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां हरियाणा में हुए निकाय चुनाव को लेकर अधिकारी निष्पक्ष रूप से सफल बनाने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं आए दिन निकाय चुनाव के दौरान धांधली के आरोप भी लगते दिख रहे हैं। बहादुरगढ़ में बीजेपी नेताओं ने चुनाव में नकली आधार कार्ड और वोटर कार्ड के जरिए वोट डालते हुए कई लोगों को पकड़ने की बात कही। साथ ही बीजेपी के बहादुरगढ़ चुनाव प्रभारी सतीश नांदल ने चुनाव के दिन लोगों से बरामद किए गए नकली पहचान पत्र दिखाए। नांदल का कहना है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने वोट डालने से पहले ही पकड़ लिया, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग फर्जी पहचान पत्र के आधार पर वोट डालने में कामयाब रहे। फर्जी कार्ड दिखाए, उनकी तरफ से कार्ड हमने दिखाया आपको। ये कार्ड के हमारे पास सबूत है। वो जो कार्ड है ये पूरे कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे साथियों ने इनको पकड़ने का और बंद करवाने का काम फिर भी वो डाल के गए हैं और उसी का परिणाम थोड़ा बहुत मतलब कहीं नजदीक लगने का काम किया है। इस पर संज्ञान लिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में पुलिस जांच करवाने की बात कर रही है, लेकिन चुनाव संपन्न हो चुका है। बहादुरगढ़ में बीजेपी की चेयरपर्सन सरोज राठी निर्वाचित हुई हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो आरोप अब लगे हैं और देखना होगा इन आरोपों को लेकर क्या जांच निकलकर सामने आती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी के बंजारा बस्ती के लोग इन दिनों प्रशासन के ढुलमुल रवैये से परेशान हैं। लोगों की परेशानी है यहाँ भरने वाला पानी। ये पानी लोगों के घरों तक में घुस गया है, लेकिन जल भराव की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये नजारा चरखी दादरी की बंजारा बस्ती का है, जहां चलने के लिए रास्ते तो हैं, लेकिन रास्तों में पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। पानी की निकासी नहीं होने पर लोगों और महिलाओं को अपने घर में पहुंचने के लिए लकड़ी से बनी ट्रॉलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई घरों में तो पानी तक भर गया है, जिसके कारण लोग अपने घर को छोड़कर किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए हैं। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से जल्द जमा पानी से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। साथ ही प्रशासन को समाधान नहीं होने पर रोड जाम करने का अल्टीमेटम भी दिया है। लोगों की समस्या वाकई गंभीर है, लेकिन अब प्रशासन लोगों की समस्या को देखते हुए क्या और कब तक कोई कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये हमारे घर का पानी भरा है और चाली चूली लगा कर रास्ता कर रहा है निकलना। घर में छाँ बढ़ रहा है, घर में तो रेडारी मारा मैं और ये पानी का सावधान करवाओ, मकान गिरन न हो रही है। बस यह बात हमारे यो मांग है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, समस्या काफी दिन पुरानी हो गई है। ऐसे में कई लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। देखना होगा खबर दिखाने के बाद क्या प्रशासन हरकत में आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगाधरी के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला थाना छपर की रहने वाली थी और उसके 3 बच्चे थे। अब इस मामले में परिजनों की तरफ से रोष व्यक्त किया गया है। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप जड़े गए हैं। 1 मिनट की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये जगाधरी सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं। अस्पताल उस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है, जब एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल शुक्रवार दोपहर 12 बजे महिला को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था और शाम 5:30 में खबर मिलती है कि महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और वे प्रदर्शन करने लगे। बता दी तो 1% तो चले गया वहाँ से निकल गया। उसने कहा जी कल जो केस हुआ यहाँ डॉक्टर कोई नहीं आया देखने, ना कोई नर्स आई। तो इसने लिख दिया, वो लड़का पढ़ा लिखा था, उसने लिख दिया कि इसने लिखा यहाँ से 2 नर्सें आई देखने, 2 ट्रीटमेंट करने आई। उसने आने प्रिंसिपल से बता दी कि बयान गलत लिखते हैं। अस्पताल में मृतक महिला के परिजन धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक डॉक्टरों के खिलाफ FIR नहीं होती है और शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हालांकि पुलिस इस मसले पर खुद को बचाती नजर आ रही है। अब पीड़ितों को कब तक इंसाफ मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
और अब देखना होगा इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगने वाला है और इसी बीच दुकानदारों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर आप बाजार सामान खरीदने जा रहे हैं तो अब घर से थैला लेकर ही चलना होगा, क्योंकि अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने बैन लगाने की तैयारी कर ली है। सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का ये भी कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को ही बंद करना चाहिए। अगर मार्केट में ये सामान आएगा ही नहीं तो खुद ब खुद इसको खत्म किया जा सकेगा। उसका अल्टरनेट सरकार को निकालना चाहिए। निकालने से क्या होगा, जो लोगों को छोटे गरीब तबके के लोग हैं उनको उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अभी बंद होने से आपको। तो वहीं इस पूरे मामले में यमुनानगर नगर निगम मेयर मदन चौहान का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से 6 महीने पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि 1 अगस्त से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। शासन प्रशासन का सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला साफ है। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का अब समय नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में तमाम वो दुकानदार जो सिंगल यूज प्लास्टिक का हर दिन इस्तेमाल करते हैं वो उसका विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा समय मांग रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ तैयारी उनकी तरफ से की जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ ही बगावत भी देखने को मिल रही है। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी नेतृत्व के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ एक और बगावती सुर शुरू हो गई है। दूसरी ओर जॉनसन को उस समय 3 बड़े झटके लगे जब उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माने जाने वाली दक्षिण इंग्लैंड की टाइवर्टन और होनीटन तथा उत्तरी इंग्लैंड की वेकफील्ड सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जॉनसन के करीबी और पार्टी के अध्यक्ष ओलिवर डोडेन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोरिस जॉनसन के आलोचक माने जाने वाले पार्टी के 2 सांसदों ने कहा कि वो सत्तारूढ़ पार्टी को चलाने वाली समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी इस घोषणा से जॉनसन के नेतृत्व के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। इस महीने की शुरुआत में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव में जॉनसन की कुर्सी बच गई थी। हालांकि पार्टी के 148 सांसदों ने उन्हें अपदस्थ करने के लिए वोट भी दिया था। कंजर्वेटिव सांसदों की शक्तिशाली समिति के नियमों के अनुसार जॉनसन को 1 साल के लिए किसी भी चुनौती से सुरक्षा मिल गई। तो ब्रिटेन में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। बोरिस जॉनसन के लिए उनकी अपनी ही पार्टी के नेता खतरा बन रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व में अब मांग कुछ नेताओं की तरफ से की गई है कि बड़े फैसले करने के लिए कमेटी का गठन किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अब अबॉर्शन का कानून बदल गया है। पहले अमेरिका में कानून था कि किसी भी महिला की ये अपनी इच्छा है कि वो अबॉर्शन करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है, लेकिन अमेरिका में अब इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट की तरफ से महिला के इस अधिकार को खत्म किया गया है। देखिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़े फैसले में गर्भपात के अधिकार को समाप्त कर दिया। कोर्ट ने साल 1973 के रो बनाम वेड के ऐतिहासिक फैसले को पलट कर रख दिया, जिसमें एक महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया गया था और कहा था कि अलग अलग राज्य इस प्रक्रिया को इजाजत दे सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रो बनाम वेड के फैसले को पलटने के बाद अमेरिका में महिलाओं के लिए गर्भपात के हक का कानूनी दर्जा समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया है कि देश का संविधान अबॉर्शन का अधिकार नहीं देता। अमेरिका में अब इसकी पूरी संभावना है कि देश के सभी राज्य गर्भपात को लेकर अपने अलग अलग नियम बना सकते हैं। अमेरिका के ज्यादातर दक्षिणी और मध्य पश्चिमी राज्यों में अबॉर्शन को अवैध किया जा सकता है, तो वहीं कुछ राज्यों में इसकी छूट दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से अमेरिका के कुछ राज्यों में अबॉर्शन क्लिनिक बंद होना शुरू हो गए। इस मसले पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से शांत रहने की अपील की, क्योंकि वहां पर आम जनता की ओर से विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है, फिर भी लोग शांति बनाए रखें और हिंसक प्रदर्शन न करें।